Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope you all are doing well at your places. Now today in this video we are going to continue chapter 5 of class 12th biology, that is principles of inheritance and variation, and we are going to learn the remaining topics of that chapter. So students, till now what we have learned, so let us review that thing. That means we have learned about the what is heredity, what are variations, and we have learned about laws of Mendel's law of inheritance, and we have learned inheritance of one gene, inheritance of two genes, monohybrid cross and dihybrid cross. Now related to those topics only we are going to continue the other topics. So in this topic, in this video we are going to learn chromosomal theory of inheritance. Okay, students, I request you to open your books, NCERT books, and we are now at page number 80. Okay, so let us start with the this topic, rediscovery of Mendel's work. Children, you must be knowing कि Mendel ने जब work किया, Mendel ने इतना पहले से सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन उसकी डिस्कवरीज को या उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसके ऊपर विश्वास नहीं किया गया. मतलब एक्चुअली उस समय इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि ही कुड नॉट प्रूव वॉट एवर ही डिस्कवर्ड. तो उन सब चीज़ों को प्रूव करने में उसको प्रॉब्लम आई, इसलिए उसकी जो बातें थी वो उस समय एक्सेप्ट नहीं की गई. लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने, अदर साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड हिज वर्क एंड उन सबको प्रूव करके लोगों के सामने लाए. तो लेट अस सी व्हाट दे डिड. तो मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल इयर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. क्यों अनडिस्कवर्ड रहा या अनरिकॉग्नाइज्ड रहा? एक तो ये कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस लोगों तक वो अपनी बात पहुंचा भी नहीं पाया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, and he was not able to communicate his all the arguments to everybody. Second, Mendel's approach to explain biological phenomena with the help of mathematics. Actually उसने जो भी काम किया उसमें उसने statistics use किया था. तो ये लोगों को बात समझ में नहीं आई, या it was not digested by the people कि maths और biology कैसे मिलाकर पढ़ा रहे हैं. Okay, then उसका जितना भी work था, in 1990, 3 scientists, Hugo de Vries, Correns and von Teschermark, independently rediscovered Mendel's work. तो ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर उसके जो पेपर्स थे उनको स्टडी किया और सारी बातें दोबारा से समझाई सबको. So let us see what is chromosomal theory of inheritance. In 1900, due to advancement in microscopy, now till this time microscope was also अच्छे टाइप के माइक्रोस्कोप भी आ चुके थे. So discovery of chromosome was possible due to advancement in microscope. Sutton and Boveri discovered that the behavior of chromosome was parallel to behavior of genes. अब मेंडल ने जब क्रोमोसोम्स की बात की थी या जीन्स की बात की थी, उसने ये नाम नहीं लिए थे. ही गेव दोज थिंग्स, उनको फैक्टर नाम दिया था उसने, जीन नाम ना देकर फैक्टर नाम दिया था. तो उसको अब सटन एंड बोवेरी ने, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी थे, तो क्रोमोसोम नाम दिया. एक्चुअली कोई भी चीज़ हमें माइक्रोस्कोप में देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी स्टेनिंग करते हैं. मीन्स वी पुट सम कलर सो दैट द थिंग्स आर विजिबल टू अस इन द माइक्रोस्कोप. हम स्लाइड बनाते हैं, ऑनियन पील की भी स्टेन डालते हैं. तो क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडीज. तो दे ऑब्जर्व दीज क्रोमोसोम्स इन द माइक्रोस्कोप एंड वर एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. क्रोमोसोम्स एंड जीन्स दोनों हम अभी जब पढ़ते हैं तब आपको समझाते भी कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स अकर इन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. और ये भी आपको बताया कि वन जीन के 2 एलील्स होते हैं, है ना. जैसे अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो वो क्या है, जीन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, और उस हाइट जीन के 2 एलील्स हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो 2 एलील्स ऑफ ए जीन वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. ऐसे ही क्रोमोसोम्स भी हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बोथ आर प्रेजेंट इन द पेयर्स. Children, you can look into your book page number 80 and you can mark the things. Now Sutton and Boveri further propose that it is the pairing and separation of pair of chromosomes that ultimately leads to segregation of the pair of factors they carry. Means कि जब भी सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन कब होता है, हम मेयोसिस पढ़ते हैं,
meiosis में क्रॉसिंग ओवर होता है एंड देन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड विद द डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो ये सेपरेशन जब होता है तो क्रोमोसोम्स भी सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ऐसे ही जीन्स भी सेग्रीगेट होते हैं। और ये भी आप जानते हैं जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में पेयर में से एक चीज़ उसमें ट्रांसफर होती है गैमेट्स में, है ना। पेयर का पेयर ट्रांसमिट नहीं होता है, मीन्स गैमेट्स आर हैप्लॉइड, तो वो पेयर सेग्रीगेट होकर गैमेट्स में ट्रांसफर होता है। नाउ यूनियन ऑफ नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, जो भी बातें मेंडल ने बताई प्लस क्रोमोसोम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पता कर पाए वो लोग, उसको मिलाकर दे कॉन्स्टिट्यूट एंड मेक द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे बनी? बाय कंबाइनिंग द नॉलेज ऑफ मेंडल एंड द रीडिस्कवरी ऑफ हिज वर्क अलॉन्ग विद द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो ये पूरा मिलाकर क्या बना? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप इसको यू शुड नो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Now we'll study the next thing, which is dihybrid cross and Drosophila to study linkage and recombination. You can come to page number 82. There is a table given which is showing difference between chromosomes and genes. Okay. So the part A, column A is given which is showing the characteristics of chromosomes, and column B is showing the characteristics of genes. So go through this table and you will be able to understand the difference between chromosomes and genes. So we can compare. We know that both chromosomes and genes both occur in pairs. Now let us continue. We will learn something about Drosophila. ये Drosophila भी बहुत important है, जेनेटिक्स में Drosophila पे बहुत सारे experiments हुए हैं। तो let us see what is this. Dihybrid cross, जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया। इससे पहले अपन ने मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। तो जब मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो हमने देखा कि रेशो जो F2 जनरेशन में जो रेशो मिला हमें, फिनोटाइपिक रेशो वाज 9:3:3:1। बट व्हेन मॉर्गन स्टडीड डिड हिज स्टडीज इन ड्रोसोफिला, ही फाउंड समथिंग एल्स। उसको वो रेशो नहीं मिला। जब उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया ड्रोसोफिला पे तो उनको ये कॉम्बिनेशन यानी कि ये रेशो नहीं मिला 9:3:3:1। ही डिड नॉट गेट दिस, उसको वो डेविएशन मिला, मीन्स रेशो कुछ और निकला। अब वो क्या था, कैसे था, देखते हैं अपन। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा हमको इसके लिए। थॉमस हंट मॉर्गन डिस्कवर्ड द बेसिस ऑफ वेरिएशंस दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाइज दैट इज ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ही चोज ड्रोसोफिला बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। Now in his experiments, why did he chose this fly only? तो उसके हम reasons देखते हैं। They were suitable to grow on synthetic medium in laboratory. जैसे मैंडल ने पी प्लांट चूज किया था तो उसने भी कुछ क्वालिटीज देखी थी, कुछ फीचर्स देखे थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे, तब जाके उसने उसको सिलेक्ट किया। Now Morgan selected Drosophila due to the following characters, कि उसको हम आसानी से आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवा सकते थे एंड देयर लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, तो वो 2 वीक में कंप्लीट हो जाती है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस मेनी प्रोजेनी फ्लाइज, बहुत सारे प्रोजेनीज मिल जाते हैं। क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, मीन्स मेल एंड फीमेल कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड। हेरिडिटरी वेरिएशंस क्लियरली विजिबल विद लो पावर माइक्रोस्कोप, तो जो भी डिफरेंसेस थे, वेरिएशंस थे, वो भी आसानी से माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते थे। दैट्स व्हाई ही चूज्ड ड्रोसोफिला। तो क्वेश्चन में कम दिस ऑल्सो कि व्हाई डिड मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला। Now how did the experiment was done? Dihybrid cross was carried out on fruit flies. Fruit fly पे dihybrid cross किया। उसने किस तरह के fruit flies लिए? देखो, yellow bodied white eyed females. He selected dihybrid cross है तो 2 कैरेक्टर्स एक साथ लेंगे हम, एक तो बॉडी का कलर येलो और आई का कलर व्हाइट। क्रॉस किया विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स, ठीक है। तो येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स, तो ये 2 कैरेक्टर्स उन्होंने साथ में लिए ना। जैसे कि हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, जो भी F1 जनरेशन में जो प्रोजेनीज मिली उनको हम सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं, तो उनकी क्रॉसिंग करवाई। तो F1 प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड विच वर इंटरक्रॉस्ड। F2 प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड एंड F2 रेशो वाज ऑब्जर्व्ड। अब F2 रेशो जब उन्होंने देखा तो दे वर अमेज्ड कि ये वो रेशो तो आया ही नहीं।
तो F2 रेशो वॉज ऑब्जर्व्ड टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 9:3:3:1, जैसे कि मेंडेलियन हाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस में आया वैसा इसमें नहीं आया। तो वाई दिस डेविएशन ऑकर्ड? एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो, क्यों हुआ ये अलग? तो जीन्स इन्वॉल्व ऑन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। इन कैरेक्टर्स के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल थे वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे, पहली बात तो ये। When two genes are located on the same chromosome, the proportions of parental gene combination were much higher than those of non-parental gene। अब इसको समझने के लिए सुनो कि सपोज ये क्रोमोसोम है, इस पे जीन्स लोकेटेड रहते हैं, तो जब जीन्स लोकेटेड रहते हैं तो कभी जीन्स क्लोजली लोकेटेड हो सकते हैं या जीन्स थोड़े दूरी पर हो सकते हैं। तो जीन्स में भी आइदर क्लोजली प्लेस्ड या क्लोजली लोकेटेड और द जीन्स में बी फार फ्रॉम ईच अदर। अगर जीन्स बहुत पास पास लोकेटेड हैं तब क्रॉसिंग ओवर के टाइम उनका वो ऐसे के ऐसे ही ट्रांसफर होंगे, दे विल बी इनहेरिटेड एज इट इज। उसको हम कहेंगे पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। समटाइम्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई कैरेक्टर बिल्कुल एज इट इज हमारे मदर जैसा है या एज इट इज एग्जैक्टली फादर जैसा है, तो वो क्या है, उसमें रिकॉम्बिनेशन कुछ नहीं बना, द कैरेक्टर वॉज एज इट इज ट्रांसफर्ड या एज इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ऐसा कब होता है? जब जीन्स बहुत क्लोजली लोकेटेड होते हैं तो वो एज इट इज ट्रांसमिट होते हैं। ओके, तो दोज जीन्स वर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। तो अगर जीन्स क्लोजली लिंक्ड होंगे तो वो जब ट्रांसफर होंगे तो उनको हम कहेंगे पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। अगर जीन्स फार होंगे फ्रॉम ईच अदर तो उनमें चांसेस है कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएगा, मीन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स ना एग्जैक्टली फादर जैसा कैरेक्टर ना एग्जैक्टली मदर जैसा कैरेक्टर, बट अ लिटिल बिट वेरिएशन विल कम। तो वो कैसे आता है? बाय रिकॉम्बिनेशन, या हम उनको कहेंगे नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स। तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस एंड नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस कब बनेंगे? जब जीन्स क्लोजली लिंक्ड होंगे, तो उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। यहाँ लिखा है देखो, व्हाट इज लिंकेज? एक्चुअली फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, मीन्स द जीन्स आर वेरी क्लोजली लोकेटेड, बहुत पास पास हैं, तो वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म नहीं करेंगे, एज इट इज ट्रांसमिट होंगे। With this diagram you can understand, the diagram is given in your book also, page number 84, figure 5.11. This diagram shows, देखो क्रॉस ए क्या बता रहा है कि ये जीन्स बहुत क्लोजली लोकेटेड है, ये पास पास लोकेटेड है, ठीक है। तो जब इनका क्रॉसिंग ओवर होगा देन वी विल गेट मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखो 98.7% हमें मिला है पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एंड वेरी लेस 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप हमें मिलेंगे। मीन्स रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ क्योंकि जीन्स कैसे थे? क्लोजली लिंक्ड थे। जबकि यहाँ पे देखिए ये वाइट एंड मिनिएचर विंग वाला ड्रोसोफ्लाई लिया है, वाइट एंड मिनिएचर। यहाँ पे जीन्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर हैं आपस में, तो हमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेंगे as compared to parental combinations. So go through this chart. Now जो linkage term है, linkage and recombination, they are opposite to each other. Linkage जैसे मैंने बताया, closely located genes show linkage, means linked genes. लेकिन recombination कब होगा? जब linkage नहीं होगा तब recombination होगा, means genes are very far from each other. तो रिकॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस विल बी फॉर्म्ड। जो कैरेक्टर्स होंगे वो सेम पेरेंट्स जैसे ना होकर थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। नाउ एल्फ्रेड स्ट्रूटरवेंट यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशन एज अ मेजर ऑफ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स एंड टू मैप देयर पोजिशन ऑन क्रोमोसोम्स। इसका मतलब है, ये एक स्टूडेंट था इनका, मॉर्गन का, कि उसने जो उन्होंने अभी बताया सारा मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट समझाया उसके नॉलेज को लेते हुए इन्होंने मैप्स, जीन मैपिंग के बारे में बताया कि जीन्स की लोकेशन हम पता लगा सकते हैं क्रोमोसोम पे विद द हेल्प ऑफ दीज फीचर्स। In this way, genetic maps were prepared which are extensively used today for genome
sequencing projects as in human genome project. तो this we are going to learn in the next chapter. तो ये genetic maps बनाए जाते हैं ताकि हम human genome project को समझ सकें. Now the next topic will continue, page number 85. In old books these topics are not there, but from few years these topics have been added. So polygenic inheritance. Children, in the whole chapter what we are studying about heredity. Now polygenic, poly means many, genic means related to genes. So the inheritance which is related to many genes. Now let us see how it happens. The traits studied by Mendel in Garden P have two distinct alternate forms. हमने पढ़ा है कि जब मेंडल ने गार्डन पी को स्टडी किया एंड ही शोड दैट कि देखो कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, है ना. बट देयर आर सेवरल कैरेक्टर्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही हों. द कैरेक्टर्स में भी कुछ बिटवीन भी हो सकता है ना. ज़रूरी नहीं है कि हाइट बिल्कुल टॉल ही और या बिल्कुल शॉर्ट ही हो. नो, इंटरमीडिएट हाइट कैन ऑल्सो बी देयर. सो इस तरह से जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं वो कैसे होते हैं वो देखते हैं. तो सच ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स सिंस दे आर कंट्रोल्ड बाय अ नंबर ऑफ जीन्स. इसका मतलब हुआ कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज़्यादा जीन्स हैं. ठीक है. वन कैरेक्टर या वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय many genes, then it is called polygenic inheritance. Let us see an example. Human skin color, height and intelligence are some examples of polygenic traits. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि या तो पर्सन बिल्कुल ब्लैक हो या बिल्कुल वाइट हो. नो, द कलर में भी इंटरमीडिएट. ऐसे ही हाइट भी इंटरमीडिएट भी हो सकती है या वेरिएशंस होते हैं. एक ग्रेडियंट बन सकता है कि हाइट 6, 5, 4, 3 कुछ भी हो सकती है हाइट. ऐसे इंटेलिजेंस का भी कोई एक मेजरमेंट नहीं है. इंटेलिजेंस में भी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, मीडियम हो सकती है या बिल्कुल भी ना हो. So these are some characters which show polygenic traits. Polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. Means the skin color है या height है, ये depend करता है कई बार environment पे भी. तो उसके अकॉर्डिंग भी इंडिविजुअल के ये कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं. एज द कैरेक्टर और फिनोटाइप कैन बी क्वांटिफाइड लाइक अमाउंट ऑफ पिगमेंट. देखो स्किन कलर इज रिस्पॉन्सिबल ऑन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट. तो पिगमेंट कितना प्रेजेंट है उस पर स्किन कलर डिपेंड कर जाएगा. ऐसे ही इंटेलिजेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं. The alleles of the three genes show Mendelian pattern of inheritance. अब हम आपको ये एग्जाम्पल से बताएंगे कि किस तरह से 3 जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. So in the following cross there is mating between individuals with the darkest skin and lightest skin. हम मेंडल ने जिस तरह से क्रॉस बताए थे उसी तरह से हम क्रॉस जनरेट करेंगे, बनाएंगे. एक इंडिविजुअल हम लेंगे डार्केस्ट स्किन का और एक लेंगे लाइटेस्ट स्किन का. तो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय देम will be intermediate skin color, not like that जैसे tall और dwarf लिया था तो हमें tall मिले या dwarf मिले, not like that. Intermediate skin color we get. तो when F1 individuals are crossed among themselves, the F2 progeny कैसा था देखते हैं. Look at this cross. Parental हमने लिए, ये parental genes हैं. कैपिटल AA, कैपिटल BB, कैपिटल CC. ये पता ही है हमको कि हर जीन के लिए 2 एलिल्स होते हैं. तो दिस इज फॉर 1, ये सेकेंड जीन, ये थर्ड जीन. नाउ दिस शोइंग डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द कलर जो कि डार्क कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन रेसेसिव है ये लाइट कलर, ए स्मॉल स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. दिस इज एक्सप्रेसिंग लाइट कलर. जब इनका क्रॉसिंग करवाया तो F1 जनरेशन में हमको सारे डोमिनेंट फीचर्स मिले एंड द पर्सन या जो इंडिविजुअल था वो कैसा था, डार्क कलर, सॉरी इंटरमीडिएट कलर मिला हमें यहाँ पे. नॉट डार्क कलर, नॉट ओनली द डोमिनेंट, वी गॉट द इंटरमीडिएट कलर्ड पर्सन. तो दिस शोज कि उससे जो मेंडल के जो क्रॉस थे उससे हट कर है. दैट मीन्स 3 जीन्स आर कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर. ऑन सेल्फिंग दीज, इनको जब सेल्फिंग की तो हमें ये सारे गैमेट्स मिलते हैं. इनके कॉम्बिनेशन से हम ये गैमेट्स बना सकते हैं. हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ा है कैसे गैमेट्स बनाए जाते हैं. तो वी गॉट दीज गैमेट्स.
जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ये शो कर रहा है क्योंकि गैमेट्स में क्या होंगे, यहाँ पे तो जैसे 2, 4, 6 दिख रहे हैं हमको एलिल्स, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 3 ओनली। तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे सिर्फ 3, 3, 3 ही दिखेंगे। तो गैमेट्स हमें इतने तरह के गैमेट्स इनके कॉम्बिनेशन से मिलेंगे। तो दिस क्रॉस क्या शो कर रहा है हमको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स में या 2 मार्क्स क्वेश्चंस में इस तरह से ये आ सकता है। रिलेटेड टू दिस ओनली, इसका जस्ट अपोजिट है प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ऑपोजिट वे में वर्क करता है प्लियोट्रॉपी। अभी पॉलीजेनिक में हमने क्या कहा, डिफरेंट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर। यहाँ पे हम ये बताएंगे कि वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट अस सी हाउ प्लियोट्रॉपी। तो देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन। मतलब एक जीन रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नली कैसा दिख रहा है। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। Even in the garden peas, pleiotropy has been observed in the following characters. तो garden pea में भी pleiotropy हम देख सकते हैं, जैसे synthesis of starch या size of starch grains, ये 2 characters हैं। And the shape of seeds are controlled by one gene. तो ये दोनों चीज़ें, या तो starch synthesis and the shape of seeds, both the characters are controlled by one gene. तो this is example of pleiotropy. ऐसे ही flower color and seed coat color. Again 2 characters, 2 phenotypes are found to be controlled by the same gene. तो ये pea plant में भी हमने ये प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल्स देखे। अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, अभी जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज है विच ऑकर्स इन ह्यूमंस। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। एक्चुअली ये जो डिजीज है ये कब होती है, जब ये एंजाइम एब्सेंट हो किसी की बॉडी में। इफ दिस एंजाइम इज एब्सेंट, अभी एब्सेंट क्यों हो जाता है, म्यूटेशन की वजह से। दिस ऑल्सो विल स्टडी लेटर ऑन। तो एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया के एब्सेंस होने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो आती ही हैं, उसके अलावा कुछ और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी हमें नजर आते हैं। वो क्या है, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू phenotypic expression characterized by mental retardation, this is one of the character, one of the phenotype, और इसके अलावा reduction in hair and skin pigmentation। तो 3 traits are controlled by one gene। तो ये उस एक जीन के एब्सेंट होने से ये 3 कैरेक्टर्स पे फर्क पड़ता है। तो दिस इज व्हाट, प्लियोट्रॉपी। वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम। This is the single gene, it is showing pleiotropy, and this one gene is responsible for multiple traits. Traits means characters. Trait may be anything like trait A, trait B, trait C. So this is a flow chart showing pleiotropy, means one gene is controlling different traits. Next topic children which we are going to study is sex determination. You can look at your page 85. We are going to study about sex determination, although you have learnt about it in 10th class also, but now we will study some in detail. Henking, the scientist, observed the genetic chromosomal basis of sex determination by working on insects. हमने humans में पढ़ा है sex determination, now we are going to study in other organisms also. तो हैंकिंग ने कुछ एक चीज़ डिस्कवर की इंसेक्ट्स में। ही ऑब्जर्व स्पेसिफिक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर्स, उसने न्यूक्लियस में कुछ स्टडी किया ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स। स्पर्म्स बनने के टाइम पे न्यूक्लियस स्ट्रक्चर्स में कोई एक नई चीज़ ऑब्जर्व की उन्होंने और उस स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडीज। ही नेम्ड दो स्ट्रक्चर्स एज एक्स बॉडीज। किसने वर्क किया सेक्स डिटर्मिनेशन पे? सबसे पहले हैंकिंग ने। तो रिमेंबर द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट ऑल्सो। Now what he observed that after spermatogenesis 50% of the sperm obtain these structures। हमें पता है sperms जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, only 50% of them obtain these structure जिसका उन्होंने नाम दिया था X। तो 50% sperms में तो ये X स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, बट 50% में वो प्रेजेंट नहीं था।
तो later on it was found that the X body observed by Henking was actually a chromosome. तो जो जिस स्ट्रक्चर को वो ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने X नाम दिया, वो एक्चुअली क्या था, क्रोमोसोम था, एंड दस दिस क्रोमोसोम वाज नेम्ड X क्रोमोसोम. तो आगे चल के और साइंटिस्ट ने भी उस X जो स्ट्रक्चर था उसको क्या नाम दे दिया, X क्रोमोसोम. The chromosomes involved in sex determination are called sex chromosomes, while the other chromosomes are called autosomes. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ को कि सपोज हमारी बॉडी है तो हमारे इसमें 23 pairs of chromosomes हैं, out of which 22 are autosomes, 22 pairs are autosomes and 1 pair of sex chromosomes is there. तो sex chromosomes को allosomes भी कहते हैं. तो these are called autosomes which are responsible for different body characters. Now we'll study different organisms. सब में हम एक एक करके sex determination पढ़ेंगे. Now first type of sex determination which we are studying is exotype, XO. How it is? Let us see. Other than autosomes, autosomes के अलावा at least one X chromosome is present in all insects. ठीक है, autosomes तो present ही हैं, उनके अलावा एक कम से कम एक X chromosome भी present होगा सब insects में. Some sperms contain X chromosomes while some do not. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हैंकिंग ने स्टडी की थी तो किसी में वो X स्ट्रक्चर था और किसी में नहीं था. तो वही बात आ रही है कि some sperms contain X chromosomes while some do not. Eggs fertilized by sperms having X chromosome. देखो egg वो कोई egg अगर ऐसे sperm से फ्यूज होता है जो जिसमें X chromosome present है तो it becomes females. So females have 2 X chromosomes. तो females में क्या आ जाएंगे, 2 X chromosomes आ जाएंगे. And if the egg fertilized by the sperm which is not having that X structure, then those becomes males. So males have only 1 X chromosomes in their nucleus. Example of organisms with XO type of sex determination is insects. तो अगर जीनोटाइप XO है तो वो मेल होगा और जीनोटाइप XX है तो वो फीमेल होगी. You can understand this process with the help of this cross. This AA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोजोम्स को. तो ऑटोजोम्स जितने भी प्रेजेंट है उसके अलावा 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. अब XO है दैट मीन्स इट इज मेल, इट हैज ओनली 1 X क्रोमोसोम. फीमेल्स में AA ऑटोजोम्स एंड 2 X क्रोमोसोम्स, तो ये फीमेल है. जब इनके गैमेट्स फ्यूज होंगे, गैमेट्स बनेंगे पहले तो 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, विद ऑटोजोम्स एंड X क्रोमोसोम्स या फिर विद ऑटोजोम एंड विदाउट X क्रोमोसोम. ऐसे ही फीमेल्स में ऑटोजोम्स प्लस X सेम बनेगा क्योंकि यहाँ पे XX है. नाउ गैमेट्स को फ्यूज करवाते हैं तो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये पुनेट स्क्वायर से आप समझ सकते हो. A प्लस X एंड A प्लस X कंबाइन करेंगे तो AA प्लस XX. यहाँ पे देखिए कैपिटल A प्लस O है कॉम्बिनेशन और यहाँ पे कैपिटल A प्लस X है तो AA प्लस XO. अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो फीमेल ऑफस्प्रिंग होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा तो मेल ऑफस्प्रिंग होगा. ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा. तो इन दिस वे वी कैन सी कि हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ग्रासहॉपर या इंसेक्ट्स में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सो गो थ्रू इट वेरी प्रॉपरली. लेट अस सी अनदर थिंग. दूसरे टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है XY, जैसे कि हम ह्यूमंस में देखते हैं. ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला दोनों में यही चलेगा, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. मेल्स हैव X क्रोमोसोम एंड इट्स काउंटर पार्ट Y क्रोमोसोम. पेयर में प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स, तो एक तो X प्रेजेंट है और एक Y प्रेजेंट है. Y थोड़ा स्मॉलर क्रोमोसोम होता है, हेंस मेल्स के पास X और Y का पेयर होगा. फीमेल्स हैव a pair of X chromosome, means both XX. Humans and Drosophila both show XY type of sex determination. Let us understand it with the help of this chart. Parents लिए हमने XY, parents का जीनोटाइप होगा XY, मदर का होगा XX. यहाँ पे हमने सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम को कंसिडर किया, we are not taking autosomes. Now gametes formed will be X and Y. यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे X and X. If X of father fuses with X of mother, तो the offspring will be female. If Y of father fuses with X of mother, then the offspring will be
male. So in this way we can form the combination and the chances of मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड क्या होगा 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड इज ऑलवेज देयर. नाउ लेट अस स्टडी हेटेरोगैमेटी क्या होता है. इफ अगर जीनोटाइप सेम है मीन्स जैसे XX बात कर रहे थे हम, इफ फीमेल्स हैव XX दे हैव पेयर ऑफ X क्रोमोसोम तो वो होमोगैमेटी कहलाएगा. अदरवाइज एज इन मेल्स पेयर में X और Y ये डिफरेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो दिस टाइप ऑफ गैमेट्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हेटेरोगैमेटी. अब ह्यूमंस में और इंसेक्ट्स में मेल हेटेरोगैमेटी देखने को मिलती है क्योंकि इंसेक्ट्स में मेल का जो जीनोटाइप है या जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो क्या है X एंड O इंसेक्ट्स में, और ह्यूमंस में X एंड Y ये मेल्स का जीनोटाइप है. तो दिस इज शोइंग व्हाट मेल हेटेरोगैमेटी. देन ठीक है ये हो गया. देन फीमेल हेटेरोगैमेटी का एग्जांपल देखते हैं, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे हम. अदरवाइज ह्यूमंस में तो फीमेल हेटेरोगैमेटी नहीं है बिकॉज दे हैव पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम. बर्ड्स में देखने को मिलता है फीमेल हेटेरोगैमेटी मीन्स बर्ड्स का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है. Z and W means they don't have same type of pair of sex chromosome. ZW type of sex determination is an example of female heterogamety. इसको याद रखो, सिर्फ birds में ये देखने को मिला है. तो in ZY type the female has one Z and one W chromosome while the male have a pair of Z chromosomes. तो males में heterogamety नहीं है यहाँ पे, females में heterogamety है Z and W. How can the sex be determined? वो देखिए, males have same only Z chromosomes, pair of Z chromosomes. This is autosome. Females में अभी बताया आपको Z and W, female heterogamety, और ये क्या है ऑटोसोम्स है. जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो मेल में तो एक जैसे ही गैमेट्स बनेंगे AZ. फीमेल्स में दो तरह के गैमेट्स बनेंगे AZ एंड AW. नाउ जब भी जिसका भी कॉम्बिनेशन बनेगा AZ प्लस Z, AA प्लस ZZ तो बनेगा मेल. AA प्लस ZW जिसके पास कॉम्बिनेशन आएगा तो बनेगा फीमेल. ओके, तो दिस टाइप इन दिस वे द सेक्स कैन बी डिटरमाइंड इन बर्ड्स ऑल्सो. वन मोर थिंग विच इज बीइंग एडेड रिसेंटली ओनली, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी है ना. अगर आप बहुत पुरानी बुक्स उठा के देखोगे तो उसमें ये नहीं मिलेगा आपको. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. हनी बी में बहुत अलग डिफरेंट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्योंकि लेट अस सी द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स. तो जब हनी बी में गैमेट्स बनते हैं तो वो थोड़ा अलग तरह से बनते हैं. कैसे देखो, an offspring formed from the union of a sperm and an egg develops a female. अगर offspring कैसे बना है from the union of a sperm और egg, sperm और egg के union से offspring बना है तो वो बनेगी फीमेल जिसको हम क्वीन कहते हैं. हनी बी का पूरा जो बिहाइव होता है उसमें एक क्वीन होती है तो इट इज क्वीन विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड एग, या फिर वर्कर भी हो सकते हैं. एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग, ये एक अलग चीज़ होती है इनमें. अगर अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाता है एज अ मेल जिसको ड्रोन कहते हैं बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये एज इट इज एग ऑलरेडी हैप्लॉइड है, वो एग ही क्या कन्वर्ट हो गया मेल में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है ना. ये अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा. मीन्स फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस हियर. So this means that males have half the number of chromosomes than that of a female. तो मेल में हाफ क्रोमोसोम्स ही रह जाएंगे क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना. The females are diploid having 32 chromosomes क्योंकि 16 स्पर्म से मिले 16 एग से मिले तो 32 क्रोमोसोम आ गए फीमेल्स में. तो having 16 chromosomes. This is called as haplodiploid sex determination system. देखो हाफ जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो हैप्लॉइड है एंड फ्यू ऑफस्प्रिंग्स आर डिप्लॉइड. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड. मेल्स तो हैप्लॉइड हैं और फीमेल्स डिप्लॉइड हैं. लेट अस हैव अ लुक एट दिस फ्लो चार्ट.
हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। देखो फीमेल्स कैसे, फीमेल्स में मेयोसिस जब होगा तो गैमेट्स बनेंगे, जिसमें पहले तो ये डिप्लॉइड कंडीशन थी 32 क्रोमोसोम्स, मेयोसिस होगा रिडक्शन डिवीजन तो बनेंगे ये गैमेट्स बने 16 क्रोमोसोम्स की। ओके ना, और मेल में माइटोसिस से ही गैमेट्स बनेंगे क्योंकि मेल्स आर ऑलरेडी हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड में मेयोसिस नहीं होगा, नहीं तो वो और 1/4 रह जाएगा। तो मेल्स माइटोसिस से ही गैमेट्स बनाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होंगे। नाउ अगर फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का तो तब तो फीमेल बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा, जिसमें वापस से 16 + 16 32 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। बट अगर मेल मतलब स्पर्म ही कन्वर्ट हो जाता है मेल में तो क्या होगा, 16 के 16 ही रहेंगे क्रोमोसोम्स और वो हैप्लॉइड होगा। तो इन दिस वे हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। Next we start with the mutation. You can look at page number 88, mutation. So this is also very interesting topic and important of course कि mutation क्या है। अभी तक हम जो variations पढ़ रहे थे कि variations sexual reproduction से variations आते हैं, है ना, but mutation is also responsible for some variations. So mutation is the phenomena which results in the alteration of DNA sequence. डीएनए का जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें वो किससे बना होता है, नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। 11th में हमने पढ़ा है देयर आर डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन इट। अगर उनके सीक्वेंस में कुछ ऑल्ट्रेशन आ जाता है, कुछ चेंज आ जाता है किसी भी तरह से, तो इट कॉज म्यूटेशन, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। तो एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस रिजल्टिंग इन द चेंजेस इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अगर जीन्स ऑल्टर हो जाते हैं, डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंज आ जाता है तो जीनोटाइप भी चेंज होगा, और जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। तो डीएनए में वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, मेयोसिस से भी आते हैं एंड म्यूटेशन से भी आते हैं। डीएनए हेलिक्स रन्स इन अ क्रोमैटिड, हेंस एनी चेंज। अब वो चेंज कैसा हो सकता है, कोई नया कोई नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाए या कुछ डिलीट हो जाए इन द डीएनए सीक्वेंस, तो इट विल अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए ऑल्सो। कभी कभी बिल्कुल पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जाकर वेरिएशन होता है, म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से बेस पेयर पढ़े हैं अपन ने, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, एडेनाइन विद थायमिन, गुआनिन विद साइटोसिन। तो उस पेयर में जाकर अगर कोई चेंज आता है तो उसको कहते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन, जिसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। और एक तरह का म्यूटेशन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इट अराइज ड्यू टू डिलीशन और इंसर्शन इन डीएनए सीक्वेंस। तो इनके सीक्वेंस में कुछ ऐड हो जाए तो इट ऑकर्स। Then mutagens. Now the things or the substances or the chemicals which are responsible for mutation are known as mutagens. That means agents which are responsible for mutation is called mutagen. तो ये कुछ chemicals भी हो सकते हैं और UV radiations, जैसे UV radiations की वजह से भी mutation हो जाता है। Okay? So these are the mutagens. आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह से म्यूटेशंस हो सकता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है मान लो, तो इसमें कुछ जीन्स डिलीट हो जाए तो ये देखो शॉर्ट हो गया, तो इससे इसका जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगा और फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली समटाइम्स बाय मिस्टेक डुप्लीकेशन हो जाए, अगर जीन्स का डुप्लीकेशन हो जाए या बेस पेयर का डुप्लीकेशन हो जाए तो ये थोड़ा इसके साइज भी इंक्रीज हो गई एंड इट विल ऑल्सो लीड टू म्यूटेशन। इन्वर्शन भी हो सकता है, जीन्स का जो सीक्वेंस है वो इन्वर्ट हो जाए, पलट जाए, देन ऑल्सो इट कॉजेज म्यूटेशंस। और ये म्यूटेशंस होने से मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं वो हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। या कभी जीन ऐड भी हो सकती है, इंसर्ट हो सकती है बीच में। तो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस ओनली। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस इज पेडिग्री एनालिसिस। Students, it is very important topic of your class, pedigree analysis, जिस पे अधिकतर क्वेश्चंस आते ही हैं बोर्ड में। आपको पेडिग्री चार्ट को स्टडी करना आना चाहिए और उसको किस तरह से वो क्या शो कर रहा है वो भी हम देखेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस मीन्स टू एनालाइज
पेडिग्री के इसको कह सकते हैं हम, जैसे फैमिली चार्ट होता है कि आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, तो वो उसमें कोई भी अगर डिजीज़ इनहेरिट हो रही है या किस तरह से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, वो सारा हम स्टडी करते हैं पेडिग्री के हेल्प से। तो पेडिग्री एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली। मतलब फैमिली में कभी कोई ट्रेट चला आ रहा होगा या कोई डिजीज़ अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। A particular trait under study is represented in a family tree. By using pedigree analysis, inheritance of a specific trait या abnormality या disease can be traced out. तो एक probability पता लगाई जा सकती है कि ये disease आगे भी continue हो सकती है या इसको यहीं पे ठीक किया जा सकता है। तो कैसे? DNA is believed to be the carrier of genetic information. ये हमें पता ही है कि DNA carry करता है सारी information which passes unaltered from generation to generation. Mutations occasionally alter the genetic material and genetic diseases are believed to be associated with these alternations only. तो जैसे भी बताया कि mutations की वजह से genes में alteration हो जाता है या DNA में alteration हो जाता है और जिसकी वजह से कई diseases हो सकती हैं. These are the symbols which you should keep in mind for studying the pedigree chart या pedigree chart बनाने के लिए आपको ये symbols पता होने चाहिए. It is given on your book also. You can tick mark in your book page number 88. Okay, figure 5.13. तो देखो अलग अलग symbols दिए हुए हैं. Very simple it is. This rectangle या square कह सकते हैं. ये represent कर रहा है male को, circle represent कर रहा है female को. और इस तरह का ये बना हुआ है शेप, तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड मीन्स वी कैन नॉट से द ऑफस्प्रिंग इज मेल और फीमेल. अब ये अगर शेडेड है, इफ वी आर मेकिंग द पेडिग्री एंड वी हैव शोन इन दिस वे, डार्क करके दिखाया है, तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, मीन्स द ट्रेट इज बीइंग इज कमिंग इन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल. इसमें ट्रेट या डिजीज है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बीच में है दोनों के, ये शो करती है मेटिंग and double line is showing mating between relatives, means marriage को show करता है. Then ये जो दिया हुआ है, this is male, female और ये इसके offsprings हैं या children है. तो these are the parents and these are the offsprings. और ये पहले इसका birth हुआ होगा फिर इसका, तो ये left to right चलता है ऐसे. Then this is showing parents with male child, यहाँ पे male का symbol है और ये affected है with the disease. This symbol shows 5 unaffected offsprings. क्योंकि ये blank है, अंदर कलर नहीं किया हुआ है, बट 5 नंबर डाला हुआ है, तो ये unaffected और unspecified sex है, इसका sex नहीं बता रखा है इसमें. तो these symbols are used for making pedigree chart and for understanding the pedigree chart also. Now with the help of pedigree chart and we will discuss the genetic disorders. Genetic disorders means the disorders या diseases which are being inherited from parents to offspring. तो वो कहलाते हैं genetic disorders, means जीन में कुछ disorder होने की वजह से ये diseases हुई हैं. Now they are of two types. They include Mendelian disorders and chromosomal disorders. तो we will discuss one by one both. Mendelian disorder और इसमें क्या difference है chromosomal में, वो हम देखते हैं. Mendelian disorders are characterized by mutation in a single gene. जीन में अगर कोई चेंज आ रहा है, म्यूटेशन आ रहा है, तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्रिएट करेगा. एंड देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स. जैसा कि मेंडल ने एक्सप्लेन किया सारा इनहेरिटेंस, उसी तरह से ये आगे फॉलो होगा. लेट अस सी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं या किस किस तरह से हो सकते हैं. लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये सारे टर्म्स आपको अभी क्लियर करेंगे ना. ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर एग्जांपल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रेसेसिव लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड सेक्स लिंक्ड लाइक हेमोफीलिया. अब हम एक एक टर्म को समझते हैं. ऑटोसोमल का ये मतलब है द डिजीज विल बी ट्रांसफर्ड टू एनी सेक्स, नॉट कोई मेल या फीमेल ऐसे नहीं है, किसी भी को हो सकता है. मेल को भी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, फीमेल को भी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, तो अब हम उसको कहेंगे ऑटोसोमल. डोमिनेंट मीन्स अगर हर जनरेशन में वो डिजीज, ये जनरेशन शो हो रही है, ओके, तो इफ एवरी जनरेशन इज शोइंग दिस ट्रेट या डिजीज एक्सप्रेस हो रही है, तब हम उसको कहते हैं डोमिनेंट.
ऑटोसोमल अगेन इफ द डिजीज इज इन एनी ऑफ द सेक्स, मेल फीमेल दोनों में डिजीज ट्रांसमिट हो रही है। रेसेसिव कब कहेंगे, जैसे एक जनरेशन में आ गई डिजीज, फिर सेकेंड में नहीं आई, फिर थर्ड में आ गई जाके, लाइक दैट, लाइक सिकल सेल एनीमिया, एंड इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन अ पर्टिकुलर सेक्स। सेक्स लिंक्ड डिजीज उसको कहेंगे या तो वो मेल मेल में डिजीज चले, जनरली ऐसे ही होता है, सेक्स लिंक्ड डिजीजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू सन, मदर टू सन, फीमेल्स आर हार्डली इफेक्टेड, बट जो डिजीज ट्रांसमिट होती है मदर से सन में ट्रांसमिट होती है, लाइक हीमोफीलिया। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द डिजीजेस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। This is the way we can make the pedigree chart. Now the first disease which we are going to discuss is color blindness. Color blindness सुना होगा आपने नाम। Color blindness का मतलब ये है कि the person is not able to distinguish between two colors, mainly red and green. If red and green color are visible together, the person will not be able to distinguish between these two colors. तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। नाउ हाउ इट हैपन्स ये भी देखते हैं। दिस इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। अब सेक्स लिंक्ड डिजीज है, मीन्स इट इज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू सन एंड मदर्स आर लीस्ट अफेक्टेड, तो मेल्स में ही ये डिजीज अक्सर हमें देखने को मिलती है। एंड रेसेसिव डिसऑर्डर इट इज कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। आँख में जो कोन्स होते हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स, उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो दे रिजल्ट इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ओनली दीज टू कलर्स द पर्सन विल नॉट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट। द डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं ये एक्स क्रोमोसोम पे ही जनरली लोकेटेड होते हैं। तो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। कैसे ट्रांसमिट होता है देखो। द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज 50% ऑफ चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। किसी वुमेन, कोई वुमेन है जिसमें ये इसके जीन्स प्रेजेंट है, कैरियर है वो जीन्स की, तो उसके बेटे को 50-50% चांसेस हैं कि वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। द मदर हरसेल्फ इज नॉट कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रेसेसिव। कैसे? सपोज फीमेल्स हैव टू पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, XX दो रहते हैं फीमेल के पास, तो अगर किसी एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टरिस्टिक है भी सही, तो वो दूसरा तो नॉर्मल है, तो वो उस पर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। फीमेल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिजीज बट दे कैरी द डिजीज। ओके, सो अबाउट 8% मेल्स एंड 0.4 फीमेल्स आर अफेक्टेड। तो इससे हम ये समझ सकते हैं रेसेसिव डिजीज है, मतलब फीमेल्स आर लीस्ट इफेक्टिव बिकॉज दे हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। A daughter will not normally be colorblind unless her mother is carrier and father is colorblind. गर्ल कब होगी कलर ब्लाइंड? अगर फादर कलर ब्लाइंड है। देखो फादर के पास जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है? X एंड Y। अगर फादर का X क्रोमोसोम डिफेक्टेड है, मीन्स उस पर कलर ब्लाइंड का जीन है, तो वो तो कलर ब्लाइंड हो ही गया। एंड मदर के पास क्या है? पेयर ऑफ X क्रोमोसोम है, एक X नॉर्मल है और एक X में कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर कॉम्बिनेशन वो आ गया कि जिसमें मदर का भी जीन आ गया कलर ब्लाइंड का और फादर का भी वो वाला पेयर आ गया, तब क्या होगा? गर्ल कलर ब्लाइंड होगी। अदरवाइज द गर्ल्स आर नॉर्मली कैरियर एंड दे डू नॉट हैव दिस डिजीज। नेक्स्ट डिजीज इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। आपने सुना होगा कि क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता है। द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज दे डू नॉट हैव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन देयर ब्लड। मीन्स अगर स्मॉल इंजरी, थोड़ा सा भी ब्लीडिंग अगर स्टार्ट होगा तो इट विल नॉट स्टॉप बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। नाउ दिस इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। अगेन द डिजीज is the gene or the disease gene is present on the X chromosome और recessive है, means the girls are, the females are not affected but they are carrier of the disease. Transmission कैसे होगा? From unaffected female या carrier female to male progeny. तो mother से son में ये disease आएगी and the son will be diseased या son में वो trait present होगा but mother will be normal होगी but वो carrier हो सकती है, तो disease उसमें दिखेगी नहीं, उसका कोई असर भी नहीं आएगा, लेकिन
वो कैरियर है उस डिजीज की. तो फीमेल्स एक्ट एज कैरियर ऑफ द डिजीज बट रेयरली सफर फ्रॉम हीमोफीलिया सिंस फॉर अ फीमेल टू बिकम हीमोफिलिक. अगेन अगर फीमेल को हीमोफिलिक होना है तो मदर शुड बी carrier and father should be hemophilic. So the mother should be carrier and father should be hemophilic. Then only the girl will be diseased. In this disease, protein involved in blood clotting is absent, affected. Therefore, even a simple cut results in uncontrolled bleeding. मतलब the bleeding will not stop and the person may die if any first aid is not given. इस चार्ट से आप समझ सकते हो. अब यहाँ देखिए, दिस इज पिंक कलर, दिस इज रेड कलर. ओके, कैरियर मदर है, 2 X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एंड ये जो इफेक्टेड जीन वो ये है, इफेक्टेड क्रोमोसोम ये है. फादर में ये इफेक्टेड क्रोमोसोम है. अगर कॉम्बिनेशन जब ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ये गैमेट्स का फ्यूजन किस तरीके से होता है, कैसे कैसे हो सकता है. देखो, अगर कॉम्बिनेशन ये पिंक और रेड का बनता है तो ये XX तो आया, मीन्स द चाइल्ड विल बी डॉटर बट इट विल बी कैरियर. ये हीमोफिलिक कब होगी? इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से इसको मदर का भी ये वाला X ये वाला मिला है जो कि डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फादर से भी ये डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वाला जीन मिला है, वो वाला क्रोमोसोम मिला है. नाउ इन दिस केस द डॉटर विल बी हीमोफिलिक. यहाँ पे देखिए, मदर का तो नॉर्मल X मिल गया इसको और फादर का भी Y तो ऑलवेज नॉर्मल ही है, तो ये नॉर्मल सन हुआ. बट यहाँ पे जब X मिल गया इसको, मदर का X जो कि डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फादर का Y मिला है, तो यहाँ पे देखो एक ही X होता है मेल में, तो यही अगर डिफेक्टेड है तो द डिजीज विल बी देयर एंड द पर्सन, द बॉय विल बी हीमोफिलिक. ओके, सो मेल्स में ये डिजीज मदर से ट्रांसमिट होती है. मदर्स आर नॉट अफेक्टेड, मदर्स आर ओनली कैरियर ऑफ द डिजीज. अनदर डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर इज सिकल सेल एनीमिया. एनीमिया पता होगा आपको, है ना, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है. अब हीमोग्लोबिन डाउन क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आरबीसी की अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो एनीमिक हो जाते हैं. आरबीसीज आर नॉर्मली ओवल शेप्ड होते हैं. आपकी बुक में देखो डायग्राम दिया है, आई विल ऑल्सो शो यू दिस डायग्राम, पेज नंबर 90 पर. नॉर्मली जो आरबीसीज होते हैं वो बाय कॉनकेव रहते हैं, बट इन दिस डिजीज द आरबीसीज बिकम कोलैप्स्ड और सिकल शेप्ड हो जाते हैं. सिकल होता है ना, वो खेत में काटने के काम में लेते हैं, फसल काटने में, तो दैट इज सिकल शेप्ड हो जाते हैं. दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज. अभी तक हमने जो डिजीज देखी थी वो सेक्स लिंक्ड थी, मीन्स द जीन रिस्पॉन्सिबल वाज ऑन X क्रोमोसोम. यहाँ पे ऑटोसोमल है, मीन्स द पर्सन मेल हो या फीमेल, एनीबडी कैन बी अफेक्टेड बाय दिस डिजीज. ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ द डिजीज. दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर हैं तो भी डिजीज ट्रांसफर हो सकती है. नाउ पेयर ऑफ एलिल्स, ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन A एंड हीमोग्लोबिन S, ये दोनों जीन्स कंट्रोल करते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिजीज. मतलब ये एलिल्स हैं. ओके, ये नॉर्मल है, ये सिकल शेप आरबीसी के लिए. नाउ इफ द कॉम्बिनेशन, हमको पता है एलिल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेयर में प्रेजेंट होते हैं जीन्स. अगर कॉम्बिनेशन ये होता है कि HBA एंड HBA, तो द पर्सन विल बी नॉर्मल. HB कॉम्बिनेशन इज दिस HBA एंड HBS, तो ये सिकल सेल के लिए हो गया, तो दिस विल बी द कैरियर ऑफ द डिजीज. ठीक है, बट द पर्सन विल नॉट बी इफेक्टेड. और अगर कॉम्बिनेशन जीन्स का ये होता है, एलिल्स का ये कॉम्बिनेशन होगा HBS एंड HBS, द पर्सन विल बी डिजीज्ड एंड इट विल बी, the person will be affected by this sickle cell anemia. Cause of the disease देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. मेनी टाइम्स दिस इज बीइंग आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स कि ये जो डिजीज है सिकल सेल एनीमिया के लिए, ये आपको पूरा एक डायग्राम भी दिया हुआ है बुक में, इससे आप समझेंगे, मैं भी आपको शो करूंगी. कॉज ऑफ द डिजीज इज दिस. अभी हमने देखा भी था, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है ये. ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो आपको कौन सा एग्जाम्पल देना है? सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल देना है और उसके हिसाब से पॉइंट म्यूटेशन को एक्सप्लेन करना है. तो कॉज ऑफ द डिजीज इज चेंज इन जीन कॉजेज द रिप्लेसमेंट ऑफ GAG. ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेसिस है. GAG होना चाहिए था, उसकी बजाय GUG आ जाता है. ये आपको पता होगा, गुएनाइन, एडेनोसाइन एंड गुएनाइन. दिस इज यूरेसिल, leading to the substitution of glutamic acid by valine.
ये एमिनो एसिड्स हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिफरेंट ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनसे अलग अलग एमिनो एसिड्स बनते हैं। तो दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो एमिनो एसिड्स, ये जीन्स, ये जो नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशंस होते हैं उनसे अलग अलग एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो GAG से बनता था ग्लूटामिक एसिड और GUG से बनेगा वैलिन। तो क्या हो रहा है, GAG की बजाय GUG बन गया अगर, तो ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन बन जाएगा एट 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। एक्चुअली हीमोग्लोबिन की दो चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा। तो बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक की बजाय वैलिन बन जाएगा, मीन्स GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG। द म्यूटेंट, यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया एक तरह से। जो अब चेंज्ड हीमोग्लोबिन है, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन सो फॉर्म्ड पॉलीमराइजेस एट लो ऑक्सीजन टेंशन। तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ RBC टू सिकल लाइक। तो इससे उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, वो सिकल लाइक हो जाएगा। दिस इज द डायग्राम। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे ये बन रहा था GAG, ये DNA के सीक्वेंस चल रहा है और ये इसका दूसरा टेम्पलेट है। नाउ GAG जब कन्वर्ट होगा mRNA में तो उससे बनेगा ग्लूटामिक एसिड। दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन, बीटा हीमोग्लोबिन चेन है, ये नॉर्मल है। लेकिन म्यूटेशन की वजह से यहाँ क्या हुआ, GAG की बजाय GUG का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे ग्लूटामिक एसिड नहीं बना, क्या बन गया, वैलिन। इसकी वजह से ये जो पेप्टाइड चेन है एमिनो एसिड की, ये डिफेक्टेड हो जाती है, म्यूटेशन आ जाता है एंड दिस एनीमिया इज कॉज्ड। Another disorder is phenylketonuria. This is autosomal recessive disease, means all the persons can be affected, male or female, both type of persons can be affected. Now क्या होना होता है इसमें, phenyl alanine को tyrosin में convert होना है। The function, one enzyme is responsible for this, which helps to convert phenyl alanine into tyrosin. The enzyme responsible for this conversion gets muted. अगर एंजाइम जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस कन्वर्शन के लिए, उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो जीन्स भी म्यूटेशन हो जाएगा। फिनाइल एलेनिन, इसकी वजह से, एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाता है। देन फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट्स इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, और ये फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से द पर्सन विल बी मेंटली रिटार्डेड। Phenyl pyruvic acid also gets excreted through urine since kidneys poorly reabsorb it, kidneys को absorb नहीं कर पाती है and the person is mentally disturbed और mentally retarded होता है। तो for ये भी क्या है, autosomal recessive disease है। Thalassemia, one more disease, autosomal linked recessive. This disease is also affected in all type of individuals. Blood disease transmitted from parents to the offspring when both the partners are unaffected carrier. Parents हो सकता है unaffected हो, but they may be carrier of this disease. तो कई बच्चे आपको कभी हॉस्पिटल वगैरह में या टीवी पे भी बताते हैं कि ये थैलेसेमिक पेशेंट है, इनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसप्लांट किया जाता है, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि इनका ब्लड में कुछ डिफेक्ट रहता है, इनमें म्यूटेशन आ चुका होता है इसमें। So the genes are affected. It could be due to either mutation or deletion which results in the reduced rate of synthesis of one of the globin chain. अभी बताया था आपको हीमोग्लोबिन दो चेन से मिलकर बना होता है, अल्फा एंड बीटा। तो इनमें से किसी में भी म्यूटेशन आ जाएगा तो दिस डिसीज मीन्स थैलेसेमिक हो जाएगा। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू genes HbA1 and HbA2 on chromosome number 16 of each parent and is observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 genes. तो ये 4 जीन में से कोई से भी अगर म्यूटेशन आ जाता है तो the offspring will be affected. Beta thalassemia is controlled by a single gene HBB on chromosome number 11. तो ये देखो ऑटोजोम से 11 नंबर का क्रोमोसोम भी ऑटोजोम है, 16 नंबर का भी ऑटोजोम है and occurs due to mutation of one or both the genes. So these are the diseases which we are studying under Mendelian disorder. Now we come to chromosomal disorders.
means the defect is present in chromosomes. The total number of chromosomes कितने होते हैं humans में? 46, that is 23 pairs. Total 23 pairs, out of which 22 are autosomes, 22 pairs are autosomes and 1 pair of sex chromosomes, ये हमें पता है. अब अगर lack of 1 pair, किसी भी एक पेयर कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं मोनोसोमी. तो दिस इज द टर्म मोनोसोमी, मीन्स लैक ऑफ एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. अगर एडिशनल कॉपी बन जाए क्रोमोसोम की, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं 2 एलील्स प्रेजेंट हैं, अगर एक और एक्स्ट्रा बन गया तो वो कहलाएगा ट्राइसोमी. इंक्लूजन ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम लीड्स टू ट्राइसोमी. Aneuploidy means loss or gain of chromosomes due to failure of segregation of chromatids during cell division. देखो सेल डिवीजन जब होता है तो क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ जाते हैं ना, सेपरेशन होता है, क्रोमोसोम्स के पेयर सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेशन होता है. अगर उस वक्त वो अलग अलग नहीं हो पाए, वो साथ में ही जुड़ा रह गया, तो उस कंडीशन को कहेंगे हम एन्यूप्लॉइडी. तो एक में एक रह जाएगा या एक में 3 आ जाएंगे, इस तरह से. तो लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स. फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस आपको याद होगा. साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जब डिवाइड होती है उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं. तो जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुका है टेलोफेज स्टेज के बाद, तो साइटोकाइनेसिस होना था. अदरवाइज अगर बाय चांस साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो उससे क्या होगा, उस सेल में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाएगा, है ना, पूरा का पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म. तो दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी. तो एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम्स नहीं बढ़े, इसमें पूरा का पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा. तो दैट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी. और ये सब तरह के जितने भी प्लॉइडीज अपन ने देखी, दिस विल लीड टू सम डिफेक्ट्स. नाउ द सिंड्रोम्स विच आर रिलेटेड टू दीज डिसऑर्डर, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं. तो ड्यू टू दीज डिसऑर्डर्स, one example is Down syndrome. Down syndrome, it is caused due to presence of an additional copy of chromosome number 21. तो ये ऑटोसोम है 21 नंबर के. आपको ये याद रखना बेटा, ये 3 डिसऑर्डर्स हम पढ़ने वाले हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर. तो ये तीनों डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम में आ सकता है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में. सो क्रोमोसोम नंबर 21 में एडिशनल कॉपी आ गई, तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्राइसोमी ऑफ 21. अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज़ शॉर्ट स्टेचर, हाइट कम होगी, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, टंग में ऐसी फरो दिखाई देगी, पार्शली ओपन्ड माउथ, मीन्स थोड़ा सा आपको जो बच्चा है या इंडिविजुअल है, इट विल लुक मेंटली रिटार्डेड ऑल्सो. पार्शली ओपन माउथ, पाम क्रीज, यहाँ पे देखो डायग्राम में बहुत डीप क्रीज है, बहुत गहरी इसमें लकीर है हाथ में. तो पाम क्रीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बाय बर्थ ओनली हार्ट में भी प्रॉब्लम होगी एंड मेंटली रिटार्डेड. तो दिस इज, ये इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी सिर्फ एक क्रोमोसोम की गड़बड़ी से. तो दिस इज ट्राइसोमी ऑफ 21 एंड इट इज नोन एज डाउन्स सिंड्रोम. सेकेंड इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. इट इज कॉज्ड बाय एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, दैट इज 47 नंबर क्रोमोसोम में. देखो 47 क्रोमोसोम, अब होना तो ये था कि सिर्फ XY होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा X आ गया यहाँ पे. तो अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट ड्यू टू दिस. XY की वजह से डेवलपमेंट तो मैस्कुलाइन होगा विथ गायनेकोमेस्टिया, मीन्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी इस इंडिविजुअल में होगा. तो इंडिविजुअल इज स्टेराइल, although it is male, but some characteristics of female will also be there. So this is Klinefelter syndrome. And the last one is Turner syndrome. It is caused due to absence of one X chromosome, that is 45 ही रह जाएंगे, 46 होने थे, XX होता है ये, but इसकी बजाय XO रह गया, तो 45 chromosomes रह गए. These individuals are females. The affected females are sterile, means they will not be, their ovary will not produce eggs and they are sterile, infertile हैं. They have rudimentary ovaries, means functionless ovaries हैं, and secondary sexual characters are also absent. So children, these were the chromosomal disorder. हमने बहुत कुछ पढ़ लिया इस लेक्चर में.
ठीक है. So please go through it properly. Sort out your problems. If doubts are there, we'll discuss in the doubt session. Okay. See you in the doubt session. Take care. Goodbye. Thank you.